आप लोगों को आवाज आ रही है अभी कि नहीं? जी यस सर, सर, अब अब आ आ रही रही है। पहले नहीं आ रही थी? अच्छा, अभी आवाज आ रही है? जी सर, अभी आ रही है। अभी आ रही है। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम सर वो कल वाला लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ, आपको रिमाइंड कराना था। कल वाला रात वाला या सुबह दिन वाला? रात वाला सर। अच्छा, चले मैं वो देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन चल रहा था। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या थी? मैंने आपसे पूछी थी बेटा जी। जी, कल मैंने आपसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ की मोशन की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी। को बता सकता है क्या थी बेटा वो? जी बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की क्या डेफिनेशन थी? The effect of resultant force is to accelerate the body in the direction of the force. शाबाश। अगला अगला सेंटेंस क्या था? Acceleration produced is directly proportional to the force and is in the same direction of the force. शाबाश शाबाश, वेरी गुड। द सर याद इफेक्ट नहीं, ऑफ रीड कर रहा था। resultant force is to accelerate the body in the direction of force. Acceleration produced is directly proportional to the force. सर अब जरा जूम आउट कर सकते हैं, पूरा नजर नहीं आ रहा। It is जी। अब ठीक है? सर थोड़ा सा और करना। क्या ऊपर कर दो इसको? जी सर, ऊपर करना। अब सही है। It is in the direction of force. ठीक है, ये था जी, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, और फिर F इज इक्वल टू ma। सर आप पेज को थोड़ा सीधा कर सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा हुआ है। अब ठीक है? हाँ अब सही, ठीक हाँ। है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे भी कर दें। टोटल सर हाँ अब ठीक है। सर हम ये कर नहीं चुके पॉइंट्स? जी कर चुके हैं, बस अभी मैं आगे शुरू करने लगा उसको। अच्छा जी, ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशन नंबर 1 है, 1 बाय 1 हम एप्लीकेशन कर। ये फर्ज करें बेटा कोई पुली है और इसके साथ ये एक मास अटैच है, और इस मास के साथ नीचे कोई वेट लटका हुआ है। इसके साथ नीचे क्या लटका हुआ है? कोई वेट अटैच्ड है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, और ये रस्सी आगे किसी जो चीज है किसी और सिस्टम से अटैच्ड हुई हुई है, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है? सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस बताएंगे जी। तो इसका अपना रेट, टेंशन। जी, इसका वेट और टेंशन, और तो कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। नो सर। जी, बाकी इस पे एयर रेजिस्टेंस लग सकती थी, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया। फिलहाल हमने उसको क्या किया हुआ? इग्नोर किया हुआ। सर अगर ऑब्जेक्ट स्टिल है तो रेजिस्टेंस कैसे लगेगी? नहीं, मैंने कहा अगर अगर मूव करता और तो लगती, अगर तो अभी जी तो सर। हमने स्टिल अभी शुरू बातें कर रहे हैं हम इसके ऊपर, अभी रुका हुआ है नहीं रुका हुआ भी बात करते हैं। सबसे पहला केस है बॉडी एट रेस्ट।
जी, बॉडी अगर एट रेस्ट है तो ये चीज एग्जाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ये किसकी एग्जाम्पल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो बेटा टेंशन किसके बराबर है? वेट के बराबर। टेंशन किसके बराबर है? वेट के बराबर है। बॉडी एट रेस्ट तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और टेंशन किसके बराबर है बेटा? वेट के बराबर। ठीक है कि नहीं? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बॉडी मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। with constant velocity. इसमें टेंशन किसके बराबर है बेटा? जी, इसमें टेंशन बेटा किसके बराबर है? वेट के बराबर है। हाँ, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो टेंशन फिर वेट के बराबर। टेंशन बराबर किसके? वेट के। ठीक है कि नहीं? और तीसरा पॉइंट क्या है? मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा जी? टेंशन किसके बराबर है इसमें? ये वेट। टेंशन वेट के बराबर। और ये भी किसकी एग्जांपल है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। इसकी वही डायनामिक इक्विलिब्रियम यहां पर भी वैलिड है। डीई लिख सर डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है सर? स्टैटिक रुका हुआ, डायनामिक मूव करता हुआ। एक है इक्विलिब्रियम ही, क्योंकि एक्सेलरेशन हो तो बॉडी, और इन दोनों स्टैटिक रुके हुए को कहते हैं, डायनामिक मूव करते हुए को कहते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी मैं बताएं, पूछें। सर ये कैसे हो सकता है कि एक बॉडी अगर उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे कैसे होती है? फोर्स नहीं चाहिए होती एक बॉडी को मूव ना करने के लिए? ना, यही तो बात है, यही जो हमें कंफ्यूजन है बंदों को। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता। डीप इन स्पेस आपको पता है बड़े बड़े पत्थर हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और उनको कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। दिस वाज द पॉइंट जो न्यूटन ने पॉइंट आउट किया था कि फोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर मोशन, फोर्स इज देयर टू चेंज द स्टेटस ऑफ मोशन। फोर्स एक्सेलरेशन कॉज करता है। जिस तरह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लोर चेंज हो जाता है आपका। एक ही फ्लोर पे रहने के लिए आप सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। एक ही फ्लोर पे रहने के लिए आप सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से जब फोर्स आता है तो वेलोसिटी 1 से 2 हो जाएगी, और फोर्स आएगा तो 2 से 3 हो जाएगी, और फोर्स आएगा 3 से 4। वेलोसिटी चेंज होती है जब फोर्स आता है। एक वेलोसिटी पे रहने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता। ठीक है कि नहीं? यही तो हमारी कंफ्यूजन है, और हमें ये कंफ्यूजन डाली है फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमें ये कंफ्यूजन हुई है। जी सर एक सेकंड, वो पुराना पेज दिखा दें, उसका हमने ने स्क्रीनशॉट लेना है। आगे चलें जी। अगली बात है जनाब केस 4, मूविंग अप। सर पेज पीछे करेगा, मुझे देखना है 2 सेकंड। सर इस पे टेंशन ऊपर से नीचे नहीं एक्ट करेगी पुली से? जी वो टेंशन यहां एक्ट करेगी मगर वो पुली पे लग रही। वो टेंशन यहां पुली पे लग रही, इस पे नहीं लग रही। सही सर पुली के राइट साइड टेंशन किधर लगेगी? हाँ
सर पुली के जो ऊपर वाला रोप है उस पे हाँ। राइट साइड पे टेंशन लगेगी ना? ये उधर टेंशन इस तरह लगेगी, ठीक है सर। मगर ये चीजें पुली के हुआ, जब जो कि हम पुली को डिस्कस नहीं कर रहे तो हम ये फोर्सेस दिखाएंगे भी नहीं। मूविंग अप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मूविंग अप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये एक चीज है। और इसी के साथ है केस नंबर 5, वो है मूविंग डाउन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मूविंग डाउन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। जी बेटा, जो केस 4 और 5, एक में क्या है, इस सिस्टम ऊपर जा रहा है और उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, और एक है कि सिस्टम नीचे आ रहा है और उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है। ये केस ये वाला है और ये केस ये वाला है। जी एक मिनट है, मैंने उल्टा नहीं काम कर दिया, देखा ना, उल्टा कर दिया सर। ये दिस इज ऑल ओल्ड एज। क्या जी, एक है मूविंग अप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वो ये वाला केस है, देखिए मूविंग अप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये है जी केस 4 ये। और एक है मूविंग डाउन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये वाला केस। इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? दोनों नो लॉजिकल नहीं लगते। वेरिएबल चेंज हो रही है जी सर, कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी दोनों में। वो बात सही है, इनमें दोनों में ये बात कॉमन है। सर क्या दोनों इनमें दो लॉजिकल नहीं चीज लग रही, कॉमन क्योंकि है? जब एक चीज ऊपर फेंकी जाती है तो उसकी तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जब कोई चीज नीचे फेंकते हैं तो उसकी तो वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं नहीं, ना, लेकिन आप फर्ज करें ना, गन फायर करोगे पहले आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है पहले। नहीं हाँ ये ये बात भी है। यार अंडर फर्ज करो ये आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब ऐसे फेंका नहीं है, थ्रोन नहीं है, ये फेंकी हुई नहीं चीज। फेंकी हुई चीज में तो आपकी बात ठीक है। फर्ज करो कि इसको कोई चीज बंदा कोई पत्थर रस्सी से बांध के आस्ता आस्ता नीचे करे इस तरह से। सर केस 4 में एक्सेलरेट कर रहा है। जाहिर है जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगी, ठीक है सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगी। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों के बारे में कोई और चीज कॉमन है? इनमें इनमें क्या कॉमन? ऊपर जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, नीचे आ रहा है, ग्रेविटी एक्ट स्पीड। हो रही है। बेटा ये दोनों एक्सेलरेशन अपवर्ड के केस, ये दोनों एक्सेलरेटिंग अप के केस, ये दोनों एक्सेलरेटिंग अप के केस। ऊपर जाना, स्पीड तेज होना, या नीचे आना और वेलोसिटी का कम होना, ये दोनों एक्सेलरेटिंग अप में आएंगे। और इन दोनों केसेस में उस बॉडी पे उसका वेट mg छोटा होगा और टेंशन t बड़ी होगी। ये दोनों में टेंशन विल बी बिगर देन वेट। ये बात किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। सर इसमें रोप इन्वॉल्व है। जी वो रोप तो आपने भी लिया हुआ है ना, ये देखिए, ठीक है सर, पुली की बात हो रही है। ये पुली के साथ रस्सी आ रही है। रस्सी का ठीक अपना है मास हम नहीं ले रहे, एज्यूम करें कि रस्सी लाइट है, ये मास अटैच्ड है इसके साथ। इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन से? ये वेट है mg, ये है टेंशन t। अब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, या नीचे की तरफ आ रहा है और स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो ये दोनों एक्सेलरेटिंग अप का केस है। दोनों एक्सेलरेटिंग अप के केस में आते हैं बेटा, ये दोनों एक्सेलरेटिंग अप के केस में आएंगे और दोनों में टेंशन mg की से बड़ी होगी। बेटा अगर टेंशन mg से बड़ी होगी तो तभी स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और अगर वो किसी वजह से नीचे आ रहा था तो टेंशन mg से बड़ी होगी तो उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी।
मुझे बताएं, इसमें किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं जी। कोई बंदा इसमें कोई बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूं जी। तो बेटा नेट फोर्स क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स कितना है जी? नेट अपवर्ड फोर्स T minus mg. या रिजल्टेंट फोर्स या एक्सेलरेटिंग फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है जी? वो है जी टी माइनस एम जी। टी माइनस एम जी, और यही फिर एम ए के बराबर होगा, यही फिर एम ए के बराबर होगा Sir, वो F is equals to ma वाला. जी। बिल्कुल, F इज इक्वल टू एम ए वाला, F इज इक्वल टू एम ए वाला फोर्स बन जाएगा जी। कोई मसला तो नहीं है बेटा? मुझे बताएं, ये बात समझ में आई है आपको कि नहीं? हेलो, समझ आ गई सर। अब आ जाएं, इसी का एक और आगे केस देख लेते हैं। सर एक सेकंड, आप पिछला पेज एक सेकंड दिखा सकते हैं? वो मैं स्क्रीनशॉट लेनी है। सर नहीं, अभी ऊपर वाला सेक्शन दिखाएं। अब सर वो नीचे वाला दिखा देंगे? डन सर। बेटा अब जो बात आ रही है वो क्या है बेटा? नीचे की तरफ बॉडी मूव कर रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, या ऊपर की तरफ जा रही है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये दोनों किसका केस है? एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेटिंग डाउन। एक्सेलरेटिंग डाउन। एक सर, मैं अभी अब जा रहे हैं जी नहीं नहीं, आप क्लास कंटिन्यू करें, हम फोन पे बात कर रहे हैं। बहुत आप जस्ट कंटिन्यू। एक्सेलरेटिंग डाउन। बेटा एक्सेलरेटिंग डाउन में क्या होगा? वेट इज बिगर देन द टेंशन। ये लें। अब एक्सेलरेटिंग डाउन में क्या होगा? द वेट इज बिगर और टेंशन यू। तो इस तरह से एक्सेलरेटिंग डाउन है एम जी माइनस टी। एम जी माइनस टी क्या है? इज इक्वल टू एम ए। मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है जी? इसमें ये पूरी चीज आपका एफ है जी। बेटा पूछना है तो पूछ ले, मैं हाजिर हूं। किसी ने कोई बात पूछनी है? नो सर। आगे चलें। इसी चीज को लिफ्ट में ले आए। लिफ्ट में, ये फर्ज करेंगे लिफ्ट है, किसी बिल्डिंग की लिफ्ट है। सर एक स्क्रीन ऊपर दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू सर। अब ये कोई लिफ्ट है, ठीक है कि नहीं? तो इस लिफ्ट में ये एक बंदा खड़ा है। इसको बेटा कैसी फील, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जी? इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? वेट
और एक इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? लिफ्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट, लिफ्ट फोर्स ही लग रहा। बेटा लिफ्ट के अंदर जो हमारी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट होती है उसके अंदर लिफ्ट फोर्स नहीं लगता। लिफ्ट फोर्स बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से लगता है। इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जो फर्श लगा रहा है आपके ऊपर। इसमें फिर 7 केसेस हैं। अगर ये बंदा एट रेस्ट है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वेट के बराबर है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तब भी RmG के बराबर है। अगर कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है तब भी RmG के बराबर। उसमें भी वही वाले केसेस हैं। इफ द लिफ्ट इज मूविंग अप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी और लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये दोनों आते हैं एक्सेलरेशन इज अप अपवर्ड्स। में। ये दोनों किस में आते हैं? एक्सेलरेटिंग अप में। और R विल बी बिगर देन mg और R माइनस mg इज इक्वल टू ma। वही F इज इक्वल टू ma लगाया है हमने। सर मुझे पिछला सर अभी वाला आप केस समझा R is equals to दीजिए। mg। एक मिनट दोबारा, अभी किसी क्या बोला है? एक मिनट स्टेप वाइज बताएं बेटा। एक अभी बीच में आपकी बातें मिक्स हो गई थी, बताएं क्या कहा किसी ने? सर पिछला वाला केस समझा दें, मुझे वो समझ नहीं आया सही तरह। कौन से वाला? ये वाला? नहीं सर, ऊपर जो है। ये वाला? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नीचे कोई चीज जा रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जिस तरह ये मैंने दिखाया है एरो से, बेटा ये तभी मुमकिन है ना जब वो, इसका मतलब है नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ये तभी मुमकिन है कि वेट टेंशन से बड़ी हो। बेटा ये तभी मुमकिन है जब वेट टेंशन से हो। सही समझ आ गया। उसका हाँ? ऑपोजिट केस 4 और 5 का ऑपोजिट हो गया ना भाई। जी बिल्कुल, ये केस 4 और 5 का ऑपोजिट है। और अगर आप नोट करें तो ये लिफ्ट में भी वही बातें हैं, सिर्फ ये है कि टेंशन की जगह आप नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ जाते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज होती है ऐसे, या ऊपर की तरफ आते हुए उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, ये दोनों केस एक्सेलरेटिंग डाउन में आते हैं। सर आपने अभी कहा नहीं था कि R is equals to mg होगा, चाहे वो लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए। नहीं, वो मैंने कहा था अगर लिफ्ट रुकी हुई है तब RmG के बराबर है, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही और या वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही। ठीक है सर, देखिए बहुत समझा। जरूरी है कि कोई चीज किस तरह मूव कर रही। अगर वो सर इसके भी कांस्टेंट से मूव कर रही है तो बात कुछ और हो जाती, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही तो बात कुछ और होगी। सर इसके वही केसेस होंगे फिर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स वाले जो हमने पहले किए थे। बिल्कुल मनोअन वही केस होंगे जो इसके हैं, सिवाय इसके कि जहां इसकी टेंशन T इस्तेमाल हो रही है वहां नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस्तेमाल हो रहा है। जी, एक्सेलरेटिंग डाउन में वेट बड़ा होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से। एक्सेलरेटिंग डाउन में वेट बड़ा होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से, और mg माइनस r इज इक्वल टू ma। mg माइनस r इज इक्वल टू ma। कोई मसला तो नहीं है जी? कोई बंदा जो इसको ना नहीं समझ रहा। क्या, कौन से? ये वाला? नहीं, ऊपर ये वाला? जो लेफ्ट। जी बेटा ये चीज देखो, अगर तो तुम्हें वो टेंशन वाली बात समझ में आई है तो फिर ये भी समझ आ जाएगी। ये देखो, पहली बात ये है कि ये लिफ्ट के साथ ब्लॉक अटैच था और यहां एक कमरे में एक शख्स था। लिफ्ट, वो जो लिफ्ट वाला कमरा नहीं था जिसमें हम खड़े होते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस बेटा क्या हैं? इसका वेट है mg और ये इस पे टेंशन T लग रही है। यहां इस बंदे का वेट है mg और इस फ्लोर का जो लिफ्ट का फ्लोर है वो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है R, जिसको मैं सिर्फ वैसे समझाने के लिए जरा साइड पे बना के दिखा रहा हूं, या यूं कर लो, चलो इधर बना देता हूं। ये R है और ये mg। बेटा अगर तो ये चीज रुकी हुई है तो टेंशन mg के बराबर है, और ये चीज रुकी हुई है तो R भी mg के बराबर। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है
या कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तब भी यही इक्वेशंस होल्ड करेंगी। और अगर ये सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तब भी ये इक्वेशन होल्ड करेगी। और इन तीनों केसेस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन्वॉल्व। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेट फोर्स द बॉडी एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो इन सेम स्ट्रेट लाइन। यहां तक न्यूटन फर्स्ट लॉ था और यहां पर तक इक्विलिब्रियम था। अब इसके बारे में हमने बात की कि ये अगर ऊपर जाए और इसकी ऊपर जाते हुए स्पीड बढ़ रही हो या नीचे आते हुए स्पीड कम हो रही हो, चाहे ये केस इस पर अप्लाई करें चाहे ये केस इस पर अप्लाई करें, अगर इस पर अप्लाई करें तो ये बात तय है कि टेंशन वेट से बड़ी, और इस पर अप्लाई करें तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वेट से बड़ा होगा, फर्श आप पर ज्यादा बड़ा फोर्स लगा रहा होगा। और नेट फोर्स सर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, जी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड से। बेटा जब ऊपर की तरफ स्पीड बढ़े या नीचे आते हुए अच्छा स्पीड ठीक है। डिक्रीज हो, बेटा ये दोनों केसेस एक्सेलरेटिंग अप के केस हैं। बेटा मुझे तो ये बात समझ में आई? अभी किसी ने पूछा था आप में से कि नहीं समझ आई, बताएं आपकी समझ आई ये बात कि नहीं? जी आ गई है सर। शाबाश, ग्रेट। अब देखो टी सर आप इन सारे केसेस का एक रिव्यू दे सकते हैं जल्दी से? ये वही केसेस है ना, मैंने साथ ही केस में दोबारा बोल देता हूँ। देखो मैंने कहा अगर ये रुका हुआ है तो टेंशन mg के बराबर है और r mg के बराबर है, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो तब भी टेंशन mg के बराबर है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तब भी टेंशन mg के बराबर है। ये चीज अगर रुकी हुई है तो r mg के बराबर है, और अगर ये चीज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो तब भी r mg के बराबर है। सॉरी एक्सेलरेट नहीं, सॉरी ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, और अगर ये नीचे की तरफ आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तब भी r mg के बराबर है। ये केसेस थे सारे न्यूटन फर्स्ट लॉ के, इक्विलिब्रियम के केसेस हैं। यहां तक के बाद आर क्या है सर? आर हाँ? क्या है सर? आर क्या है सर? आर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है जो फर्श अच्छा फोर्स लगा रहा है, आर। अब अगर ये चीज या ये चीज ज्यादा इंक्रीजिंग वेलोसिटी से ऊपर जाए, इस तरह जाए कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, या नीचे आए और उसकी वेलोसिटी कम हो रही, ये दोनों कहलाते हैं एक्सेलरेटिंग अप के केस। ये दोनों क्या कहलाते हैं? एक्सेलरेटिंग अप के केस। ठीक है कि नहीं? ये दोनों क्या कहलाते हैं जी? एक्सेलरेटिंग अप के केस। अब अगर ये एक्सेलरेटिंग अप के केस हैं तो आर इसमें टेंशन mg से बड़ी होगी, इसमें r mg से बड़ा होगा, और नेट फोर्स होगा t माइनस mg इज इक्वल टू ma, या इसके लिए होगा r माइनस mg इज इक्वल टू ma। और ये मैं रूल जो लगा रहा हूं वो f इज इक्वल टू ma वाला रूल लगा रहा हूं, जो मैं रूल लगा रहा हूं f इज इक्वल टू ma वाला रूल लगा रहा हूं, जो मैं रूल लगा रहा हूं f इज इक्वल टू ma वाला रूल लगा रहा हूं। फिर इन्हीं दोनों पर ये वाला केस है। कि ये नीचे की तरफ आ रहा है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, या ऊपर की तरफ जा रहा हो विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो ये दोनों कहलाते हैं एक्सेलरेटिंग डाउन के केस। एक्सेलरेटिंग डाउन का केस है, इसमें mg t से बड़ी होगी और इसमें जो वेट है वो छोटा है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बड़ा है। सॉरी, इसमें भी वेट बड़ा है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स छोटा है। mg इज बिगर देन r, तो क्या बना? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और यहां पर mg माइनस r इज इक्वल टू ma। बेटा ये एक सवाल है जी, मैं सुन रहा हूं। सर। सोचें एक लिफ्ट खड़ी हुई है स्टेशनरी, उसके अंदर एक बंदा भी है, तो उसमें वो mg विल बी इक्वल टू r प्लस टी। r बस mg विल बी इक्वल टू r। जी बिल्कुल, यहां तक ठीक है, आगे बोलो। सर वो r प्लस टी नहीं होगा क्योंकि टेंशन भी तो लग रही है ऊपर की तरफ। नहीं, टेंशन टेंशन क्यों लग रही है लिफ्ट में? बंदे को तो कोई रस्सी नहीं, टेंशन, बंदा तो लिफ्ट के अंदर है,
बंदे को तो सिर्फ उसको फर्श का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होता, अच्छा ये दोनों अलग अलग लग रहे होते हैं। ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं। ओ अच्छा। सर एलिवेटर को वैसे रस्सी ने पकड़ा होता है, उस पर टेंशन होगी ना। हाँ वो फिर और चीज, फिर वो उसमें ये होता है कि आप उसे कलेक्टिवली एक बॉडी कर रहे हैं। अगर आप अभी, मैं उसको डिस्कशन को छेड़ना नहीं चाहता, फिर बात बहुत कम्प्लेक्स होती है। यस सर। जी किसी ने कोई बात पूछनी है? जी कोई बात किसी के जहन में आ रही है तो बताए। अच्छा एक बात और जो मैंने आपसे पूछनी थी वो क्या है, वो देखें वो क्या बात। बेटा ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये इस पे एक वेइंग मशीन पड़ी हुई है। ये वेइंग मशीन इस पे पड़ी है, इस पे एक बंदा खड़ा हुआ, और आप मुझे बताएं उस बंदे पर वेट नीचे एक्ट कर रहा है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर लग रहा है। तो आप मुझे बताएं वेइंग मशीन क्या रीड करती है? वेइंग मशीन क्या रीड करती है? कांटेक्ट फोर्स। बेटा वेट रीड करती है या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रीड करती है? सर कांटेक्ट फोर्स रीड करे या वेट रीड करे, एक ही बेटा बात नहीं। वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रीड करती है। तो जब आप रुकी हुई है मशीन, ये लिफ्ट रुकी हुई है, तो वेइंग मशीन आपका ट्रू मास मेजर करेगी। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है वेलोसिटी से, तब भी वेइंग मशीन आपका ट्रू वेट रिवील करेगी, स्टडी करेगी। और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी सर से ये नीचे आ रही, वेइंग मशीन तब एलिवेटर के अंदर है? R के बराबर है। सर ये वेइंग R मशीन के एलिवेटर के बराबर अंदर है। है? हाँ वेइंग मशीन एलिवेटर के अंदर है, मतलब जी वेइंग मशीन एलिवेटर के ऊपर। अंदर है। ठीक है सर। वेइंग मशीन एलिवेटर के अंदर है। और अगर ये वेइंग मशीन, अगर ये पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो क्या होगा? या नीचे की तरफ आते हुए उसकी स्पीड कम हो रही है, इन दोनों केसेस में वो क्या होगी जनाब? एक्सेलरेटिंग क्या होगी? अप होगी। इसमें वो एक्सेलरेटिंग अप होगी, तो आर वेट से बड़ा होगा। जब आर वेट से बड़ा होगा तो वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करेगी? जी बेटा वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करेगी? जी सर कैन द क्वेश्चन। जी मैंने कहा आर जब ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन पड़ी हुई है इस तरह करके, ये उसका स्केल है ऊपर, ये उसका बेस है जिस पे बंदा खड़ा होता है। बंदा यहाँ खड़ा है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की सर तरफ जाते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो वो क्या रिकॉर्ड क्या होगा? व्हाट विल बी द थिंग दैट विल बी रिकॉर्डेड? हाँ सर mg प्लस ma, क्योंकि वो डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकती ना जी स्केल में। बिल्कुल, आर रिकॉर्ड होगा, आर रिकॉर्ड होगा। और आर बेटा आपका वेट ज्यादा महसूस होगा। तो जब अगर आप एक ऐसी लिफ्ट में बैठे हैं जो एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रही है, आपको अपना रिकॉर्डेड वेट ज्यादा महसूस होगा। आपको अपना रिकॉर्डेड वेट ज्यादा महसूस होगा। अगर आप सर इसके 60 कोई केजी के हैं तो क्वेश्चंस या मशीन एग्जांपल्स हैं? 5 केजी रिकॉर्ड कर रही होगी। जी सर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस या एग्जांपल्स हैं जो समझा सके? बेटा एग्जाम्पल तो यही है, मैं इसमें न्यूमेरिकल एक वैल्यू पुट करूं और आपसे कहूं हल कर दें, वो आपने ये फार्मूला लगाना है तो हल कर दें। या आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि if a person is standing on a weighing machine and weighing machine is placed inside a lift and if the lift is accelerating upward, what will be the recorded weight of the person? नीचे options होंगी equal to his true weight, less than his true weight, more than his true weight. इस तरह की क्वेश्चंस पूछे पेपर में आते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप मुझे बताएं कि इस बंदे को क्या फीलिंग आएगी। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, ठहरो। इस बंदे को भी हैवीनेस की ही फीलिंग आएगी जब ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी। इसको यही, अगर वेइंग मशीन उसका मास ज्यादा रिकॉर्ड करेगी, उसको फील भी यही हो रहा होगा, क्योंकि उसको जो आर लग रहा है वो बड़ा होगा। बताएं, यहां तक किसी को नहीं समझ आई तो मैं हाजिर हूं जी। भाई बाकी लोग भी देखिए ना। इसी तरीके से बेटा जो रॉकेट नहीं होता, ये रॉकेट है फर्ज करें, इसमें फ्यूल बर्न होता है, तो ये रॉकेट तेजी से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है। द रॉकेट इज मूविंग अप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ होता है, यहां पर उसके टॉप मोस्ट कंपार्टमेंट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं। अभी वो डीप इन स्पेस उन्हें जाना है और उनके ऊपर बड़ी हैवी फीलिंग आती है कि उनका एमजी कम होता है और आर ज्यादा होता है, और उनको भी आर की फीलिंग महसूस हो रही होती है और उनको अपना पन बड़ा भारी महसूस हो रहा होता है और उनकी तबीयत पर एक बोझ होता है और तकलीफ होती। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी बड़ी रैपिड एक्सेलरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जी बगैर ट्रेनिंग के आप ऐसे जा सकते जी। सर जो बात थी कि जब एक लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी तो हमें एक विंग मशीन हमारा वेट ज्यादा मेजर करेगा, वो आप दोबारा बता सकते हैं? जी, मैंने कहा कि ये एक लिफ्ट है, इसी लिफ्ट के अंदर चलें, ये वेइंग मशीन ऐसे रख लेते हैं, उसका स्केल ऊपर नहीं बनाते, मुझे लगता है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। फर्ज करें छोटी सी वेइंग मशीन है, आप इसके ऊपर झुक के देख सकते हैं। इसके ऊपर ये बंदा खड़ा है और वो झुक के नीचे देख रहा है, उसका मुंह मैंने नीचे की तरफ दिखाया, वो नीचे वेइंग मशीन, इसका स्केल नीचे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसका वेट, बंदे का वेट एमजी नीचे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मशीन उसके ऊपर की तरफ लगा रही। अगर तो ये कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, अगर तो ये कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, आर एमजी से बड़ा होगा और वेइंग मशीन की रीडिंग आर होती है और वेइंग मशीन उसको ज्यादा बताएगी। फर्ज करें ये बंदा 60 की जो केजी का है, वेइंग मशीन उसको 65 केजी या इस तरह बता रही होगी और उसको फील भी भारी पानी होगा। इसका मतलब है अगर आप किसी कंपार्टमेंट में, जिस तरह एक एस्ट्रोनॉट रॉकेट में होता है, जब वो रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है, उस बंदे को बड़ी शदीद भारीपन की फीलिंग आती है। इसीलिए जो लोग एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनको पहले इन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बर्दाश्त कर सके, उनका जिस्म बर्दाश्त कर सके तो इस तरह की फीलिंग्स। लेकिन जब रॉकेट राइज करेगा तो R इज ग्रेटर देन mg प्लस ma होगा ना? क्या करेगा जब रॉकेट, क्या करेगा? राइज करेगा तो ऊपर मैं की यही तरफ, कह रहा हूं ना, तो जब R इज रॉकेट ग्रेटर राइज देन करेगा तो R माइनस mg इज इक्वल टू ma एंड R इज इक्वल टू mg प्लस ma। जब R mg प्लस ma होगा तो फिर R ज्यादा होगा वेट से और उस बंदे को बड़ी शदीद एक तकलीफ महसूस होगी। बंदे को क्या महसूस होगी? ज्यादा तकलीफ। मैंने कहा ना, उसको फीलिंग भी आर वाली आना शुरू हो जाती कि वो ऐसे लगेगा जैसे मेरा जिस्म भारी हो गया। ठीक है, अब अगर फर्ज करें मेरे जैसा बंदा है जिसका मास 60 केजी है, जिसका मास कम होने का नाम ही नहीं लेता, तो मैं अगर टेम्परेरी खुशी हासिल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? अब मुझे टेम्परेरी के स्पेलिंग ही भूल गए। अगर मैंने आरजी खुशी लेनी है तो क्या करूं? एक लिफ्ट में मशीन पे खड़ा हो जाता हूं ये, और मैं सर क्लिफ से छलांग मारें तभी ये फीलिंग आएगी ना। अभी एक मिनट ठहरो ना, उसको बाद में करेंगे बात। अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, mg नीचे की तरफ होगा, r ऊपर की तरफ होगा और mg r से बड़ा होगा और mg माइनस r इज इक्वल टू ma होगा और r फिर mg माइनस ma होगा
और वेइंग मशीन कम रिकॉर्ड करेगी वेट, मुझे कम से कम आरजी खुशी हो जाएगी। बेटा मुझे क्या मिल जाएगी जी, कि मुझे थोड़ी आरजी खुशी मिल जाएगी कि मेरा वेट शायद कम हो गया। मुझे बताएं यहां तक किसको नहीं समझ आई? सर आपको कैसे पता आपका वेट कम हुआ है? वो आर को मेजर नहीं कर आर रहा कम क्या? होगा ना जब, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट तो करेगी आर मस्ट विल बी स्मॉलर देन जी, वेट एमजी देन आर से एमजी। बड़ा होगा, एमजी माइनस आर इज इक्वल टू एमए होगा, और आर एमजी माइनस एमए हो जाएगा। तो आर आपका कम आएगा, उसकी वजह से आपका वेट भी आपके सामने एक झूठी तौर पे कम नजर आएगा एक आपको। छोटा, मैं कम से कम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाऊंगा कि हाय मेरा वेट थोड़ा कम हो गया, 100 से 95 आ गया। इससे ये तो झूठ है। हाँ ना, मैं क्या करूं यार, मगर ये आरसी खुशी अगर लेनी है तो ये इस तरह करना पड़ेगा। ओके जी मुझे बताएं किसको नहीं समझ आई यहां तक? अब आ गई है जनाब, इतने बोरिंग बातों के बाद आ गई मजे की बात। अब क्या बात आ रही है जी? मजे की बात। मजे की बात क्या? मजे की बात यह है कि फर्ज करो ये कोई मेरा क्लासरूम था और इसमें मैं खड़े होकर बड़े जोश से फिजिक्स पढ़ा रहा था। फर्ज करो सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे थे, चलो कमरा बड़ा कर लेते हैं, वो भी बैठे थे साथ, यूं बैठे थे सामने, सारे स्टूडेंट्स मेरे बैठे थे, मैं बड़े मजे से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। फर्ज करें इस कमरे को कोई किंग कॉन्ग गोरिल्ला उठाता है और प्लेनेट अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर ले जाता है इस कमरे को, यानी ये कमरा प्लेनेट अर्थ की सरफेस से रफली 200 किलोमीटर ऊपर है। मुझे नहीं पता कि मैं इधर मेरे साथ क्या आने वाला है, मैं बड़े मजे से इस कमरे में फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हैं। मैंने बड़े जोश से एक बॉल यहां निकाला और उनको कहा छोड़, इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। मेरे हाथ में कोई क्रिकेट बॉल था, जो ही मैंने वो बॉल छोड़ा उस किंग कॉन्ग गोरिल्ले ने कमरे को छोड़ दिया, तो बॉल नीचे गिरना शुरू हुआ, मगर उसके साथ साथ पूरा कमरा भी नीचे गिर रहा था। तो क्या होगा जी? अगर पूरा कमरा ही नीचे एक्सेलरेशन जी के साथ गिरना शुरू हो जाए, या अल्लाह ना करे होटल के लिफ्ट की जो केबल है वही टूट जाए और वो लिफ्ट पूरी जो है नीचे की तरफ गिरे विद एन एक्सेलरेशन जी, तो फिर क्या होगा जी? बॉल की सर पोजीशन सेम रहेगी, बॉल ग्राउंड को टच नहीं करेगा 200 किलोमीटर जी तक। बिल्कुल, बॉल इधर फ्लोट करेगा और मैं इधर खड़ा होगा, क्लास के सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैं कहूंगा यार देखो ये बॉल भूल गया नीचे गिरना, ये बॉल वेटलेस हो गया। तो बेटा जब कोई कंपार्टमेंट पूरे का पूरा नीचे गिरे विद एक्सेलरेशन जी, तो आर 0 हो जाता है और टेम्परेरी वेटलेसनेस की फीलिंग आती है। क्या आती है जी? ये दोबारा बताइए सर टेम्पररी वेटलेसनेस के बारे में। टेम्पोरेरी, यार स्पेलिंग क्या होते हैं टेम्पोरेरी के? TEMPORA। चलो सर आर वाई। सही लिखी है सर आपने। वेटलेसनेस की फीलिंग आती है। सही एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स का केस है ना? ये एक्सेलरेटिंग डाउन के अंदर सब केस, यस समझ आ गया। एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड में वो केस है जब एक्सेलरेशन जी में के बराबर हो जाए। सर पीछे करना पेज, स्क्रीनशॉट लेनी है। जी क्या कह रहे हैं? सर पेज उल्टा करना, वो जो पीछे जो आप बता रहे थे वो वेइंग मशीन वाला, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। नीचे करना थोड़ा सा नीचे सर, नीचे ऊपर नहीं। नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि पेज को ऊपर कर दें। हाँ सही है। सर इससे पिछले वाला पेज दिखा सकते हैं आप क्या? सही होगा। नहीं इससे पिछले वाला जो, हाँ इन दोनों से पिछले। हाँ जी सर ये एक सेकंड। और सर नीचे वाला हिस्सा दिखा देंगे? डन सर। सर आपने वो जो टेम्पररी वेटलेस
वाली बात थी वो दोबारा समझा सकते हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही है टेम्परेरी वेटलेस। ये एक लिफ्ट है, फर्ज करो ये लिफ्ट है, ये इस पे वेइंग मशीन पड़ी है। पहले मैं इस वेइंग मशीन को पूरा ऐसे बड़ा सा बनाकर यहाँ उसका स्केल यहाँ दिखा रहा था। ऐसी भी मशीनें होती है ना जिन पर आप खड़े होते हैं तो वेइंग स्केल आपके सर के करीब होता है। यहां पर आप खड़े हैं, आपका वजन mg नीचे है और वेइंग मशीन के फ्लोर से, अब लिफ्ट के फ्लोर से नहीं, वेइंग मशीन के फ्लोर से जो आपको अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। वेइंग मशीन आप हमेशा R रिकॉर्ड करती, वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करती है? R रिकॉर्ड करती। अब अगर ये नीचे की तरफ जाए और नीचे की तरफ उसकी एक्सेलरेशन बढ़े तो बेटा mg जो है वो R से बड़ा होगा और mg माइनस R इज इक्वल टू ma होगा। यहां तक था। और इन हालात में आपको अगर नीचे की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी आपको वेइंग मशीन अपना वजन कम महसूस होगा। मुझे बताइए यहां तक समझ आ गई कि नहीं? जी सर। यहां तक क्या महसूस, वेइंग मशीन क्या महसूस होगा? कम। और अगर फर्ज करें एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए, ये चीज इसकी केबल ऊपर से लिफ्ट की केबल ही टूट जाए और लिफ्ट सीधी नीचे गिर रही है, जब लिफ्ट नीचे गिरेगी तो वेइंग मशीन आपका वेट रिकॉर्ड करने से इनकार कर देगी। यानी वो क्या होगा? a जब g के बराबर होगा mg माइनस r इज इक्वल टू mg, इस a की जगह भी g डाल दें, mg कट गया, r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वेइंग मशीन 0 रिकॉर्ड करेगी और इस बंदे को वेटलेसनेस की फीलिंग आएगी। बेटा वेटलेसनेस की फीलिंग बताइए जी, क्या कह रहे हैं सर? मुझे वो सॉरी सर, मुझे एक फोन कॉल अटेंड करनी थी ना, तो टेलीफोन पे, तो मैं ये बात नहीं सुन पाया। आप दोबारा बता सकते हैं? जी, मैंने कहा कि अगर ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और इतनी तेजी से नीचे एक्सेलरेट करे कि एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए, अंडर दैट सर्कमस्टांसेस ये बंदे को वेटलेसनेस की फीलिंग आएगी। ये अगर हवा में छलांग भी लगा दे तो ये हवा में फ्लोटेड रहेगा, क्योंकि जब ये नीचे गिर रहा होगा तो साथ साथ कमरा भी नीचे गिर रहा होगा और उसको फीलिंग किसकी आएगी? वेटलेसनेस की फीलिंग आएगी उसको। हाँ, उसकी क्यों आएगी मैं वेटलेसनेस बताता की हूं। फीलिंग? देखें आप, ये देखें वो हवा में यूं है, अब वो नीचे गिरना चाहता है तो कमरा भी साथ ही नीचे गिर रहा है। अब वो मुमकिन है वो नीचे वो गिर ही रहा है, नीचे आ रहा है, वो आ रहा है नीचे की तरफ, मगर साथ साथ कमरा भी नीचे आ रहा है। उसको फीलिंग कैसी होगी कि मैं वेटलेस हो गया हूं? वैसा ये भी फीलिंग होगी कि उसका लिफ्ट से कांटेक्ट नहीं है, इज नॉट इन कांटेक्ट विद द लिफ्ट ऑल्दो लिफ्ट से कांटेक्ट नहीं है, उसको ये आर के 0 होने की भी फीलिंग आएगी। सर यानी कि वो खुद भी गिर रहा है और लिफ्ट भी उसके साथ गिर रही है, हाँ। लेकिन वो एक ही पॉइंट पे फ्लोट कर रहा है क्योंकि लिफ्ट और वो दोनों सेम एक्सेलरेशन और स्पीड के साथ गिर रहे हैं। जी तो इस बिल्कुल। वजह से वो यानी कि कांटेक्ट नहीं करेगा, अफ्लोट रहेगा और उसको अपना वेट भी महसूस नहीं होगा। हाँ, इसे कहते हैं अपेरेंट वेटलेसनेस, कि यानी उसको एक्चुअली वो वेटलेस नहीं है मगर फीलिंग उसको अपेरेंट वेटलेसनेस की आ रही है। तो इस सिचुएशन में अगर आप अपना वेट मेजर करें तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। हाँ, फिर तो मुझे खुशी हो जाएगी कि मैं बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट हो गया हूँ। और उस सर टाइम हो गया।